नमस्कार। आज हम कंक्रीट के एक बेहद ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, एग्रीगेट्स यानी रोड़ी या बजरी। बिल्कुल। ये सिर्फ कंक्रीट का वजन बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि कंक्रीट की लगभग 70 से 80% मात्रा इन्हीं से बनती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दिखने में साधारण पत्थर लग सकते हैं, पर कंक्रीट की मजबूती और उसके साथ काम करने की आसानी, जिसे हम वर्केबिलिटी कहते हैं, वो काफी हद तक इन्हीं एग्रीगेट्स के गुणों पर निर्भर करती है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो एक विस्तृत तकनीकी विश्लेषण है जो इन्हीं सब बातों पर रोशनी डालता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये रोड़ी बजरी कंक्रीट की दुनिया में इतनी अहमियत क्यों रखती हैं। शुरुआत करते हैं कंक्रीट की दो सबसे मुख्य प्रॉपर्टीज से, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी। एग्रीगेट्स का इन पर क्या असर होता है? पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ का सीधा मतलब है कि कंक्रीट कितना वजन या लोड सह सकता है, खासकर धीरे धीरे पड़ने वाला लोड। अच्छा। एग्रीगेट्स इसमें दो मुख्य तरीकों से मदद करते हैं। पहला है इंटर पार्टिकल लॉकिंग, यानी पत्थर के कण आपस में कितने अच्छे से फंसते हैं, जैसे पजल के टुकड़े। ओके। दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के कणों के बीच का जुड़ाव। ये जुड़ाव इस बात पर निर्भर करता है कि कणों की सतह कितनी खुरदुरी है और उनका आपसी संपर्क क्षेत्र कितना है। सतह जितनी खुरदुरी होगी, पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। अच्छा, तो नुकीले या खुरदुरे पत्थर ज्यादा मजबूती देंगे क्योंकि वो आपस में अच्छे से लॉक हो जाते हैं और सीमेंट से बेहतर चिपकते हैं। हाँ बिल्कुल। और वर्केबिलिटी का क्या? इसका क्या मतलब है? वर्केबिलिटी का मतलब है कंक्रीट के साथ काम करने में कितनी आसानी है, जैसे उसे मिक्स करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अच्छा। सही जगह पर डालना, उसे कॉम्पैक्ट करके ठोस बनाना और आखिर में उसकी सतह को फिनिश करना। जी। इन सब कामों में रुकावट पैदा करता है कणों के बीच का आपसी घर्षण या फ्रिक्शन। सीमेंट पेस्ट यहाँ एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो इस घर्षण को कम करने में मदद करता है। तो वर्केबिलिटी इस पर निर्भर करती है कि कणों का कुल सतही क्षेत्रफल कितना है। ओके। और उस क्षेत्रफल को चिकना बनाने के लिए कितना सीमेंट पेस्ट उपलब्ध है। सतह क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पेस्ट चाहिए होगा। सीधी सी बात है। समझ गई। तो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों के लिए एग्रीगेट्स के गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब एक एक करके इन गुणों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुण से, आकार, शेप। हाँ, आकार बहुत मायने रखता है। एग्रीगेट्स कई तरह के आकार के हो सकते हैं। एंगुलर यानी नुकीले या कोणिया, राउंडेड यानी गोल, फ्लेकी यानी चपटे, और इलोंगेटेड यानी लंबे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो चपटे और लंबे, मतलब दोनों हो। एंगुलर यानी नुकीले पत्थरों की बात करते हैं। इनकी सतह खुरदुरी और किनारे तेज होते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा? जैसा हमने पहले बात की, नुकीले किनारे और खुरदुरी सतह के कारण इनमें इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है। जी। साथ ही इनका सतह क्षेत्र भी ज्यादा होता है, जिससे सीमेंट पेस्ट के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत बनती है। नतीजा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। लेकिन यही एक पेच है। ज्यादा सतह क्षेत्र का मतलब है कि उसे लुब्रिकेट करने के लिए ज्यादा सीमेंट पेस्ट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। जिससे वर्केबिलिटी कम हो जाती है। पत्थर को कूटकर क्रश्ड स्टोन जो रोड़ी बनती है, वो अक्सर एंगुलर होती है और ज्यादा मजबूती वाले कंक्रीट के लिए अच्छी मानी जाती है। तो सीधी बात है, नोकदार मतलब मजबूती पर ज्यादा सीमेंट पेस्ट की प्यास। हाँ, एक तरह से। और गोल पत्थर यानी राउंडेड एग्रीगेट्स? ये तो बिल्कुल उल्टे लगते हैं। हाँ, काफी हद तक गोल पत्थरों के किनारे स्मूथ होते हैं, इसलिए उनमें इंटरलॉकिंग खराब होती है। वो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकते हैं। और सभी आकारों में इनका सतह क्षेत्र सबसे कम होता है। इसका नतीजा ये होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम मिलती है। ओके। लेकिन क्योंकि सतह क्षेत्र कम है, उन्हें लुब्रिकेट करना आसान होता है। कम सीमेंट पेस्ट में ही काम चल जाता है, इसलिए वर्केबिलिटी सबसे अच्छी होती है। तो मतलब नुकीले पत्थरों को जगह पर बिठाना वैसा ही है जैसे टेढ़े मेढ़े पजल पीसेस को फिट करना मुश्किल पर जोड़ मजबूत बनता है। सही। और गोल पत्थर कंचों की तरह है, आसानी से लुढ़क जाते हैं, यानी काम करना आसान। तो फिर चुनना किसे चाहिए? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस खास निर्माण कार्य में क्या ज्यादा जरूरी है। अगर पुल या ऊंची इमारत बन रही हैं, जहां मजबूती पहली प्राथमिकता है, तो शायद एंगुलर एग्रीगेट बेहतर है।
जी। लेकिन अगर कंक्रीट को पतली दीवारों या जटिल आकारों में भरना है, जहां आसानी से बहना और सेट होना जरूरी है, तो शायद राउंडेड एग्रीगेट या कम एंगुलर एग्रीगेट बेहतर काम करें। क्या इस नुकीलेपन या एंगुलैरिटी को मापने का कोई तरीका है, मतलब कोई नंबर वगैरह? हाँ हाँ, इसे मापने के लिए एक तरीका है जिसे एंगुलैरिटी नंबर कहते हैं। ये बेसिकली एक संख्या है जो बताती है कि एग्रीगेट के कण कितने नुकीले हैं या कितने गोल। अच्छा। इसे एक स्टैंडर्ड टेस्ट IS 2386 पार्ट 1 से निकाला जाता है। सीधी भाषा में समझे तो ये टेस्ट देखता है कि जब एग्रीगेट्स को एक डिब्बे में भरकर कॉम्पैक्ट किया जाता है तो उनके बीच कितनी खाली जगह, मतलब वॉइड्स बचती हैं। ओके। जितने ज्यादा नुकीले कण होंगे उतनी ज्यादा खाली जगह बचेगी। तो एंगुलैरिटी नंबर जितना ज्यादा, पत्थर उतने नुकीले। 0 नंबर का मतलब है पूरी तरह गोल और 10-11 का मतलब है बहुत ज्यादा नुकीले। अच्छा, तो ये एक तरीका है एंगुलैरिटी को क्वांटिफाई करने का। अब बात करते हैं उन आकारों की जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता। फ्लेकी यानी चपटे और इलोंगेटेड यानी लंबे पत्थर, ये क्यों खराब हैं? इन्हें आमतौर पर कंक्रीट के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये दोनों ही मामलों में कमजोर होते हैं। ना तो इनकी इंटरलॉकिंग अच्छी होती है और ना ही इनके साथ काम करना आसान होता है। इनकी वजह से कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी कम होती है और वर्केबिलिटी भी घट जाती है। आप कल्पना कीजिए कि आप चपटे या बहुत लंबे पत्थरों से दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक से जम नहीं पाएंगे और बीच में खाली जगह ज्यादा छोड़ेंगे। और इन्हें पहचानते कैसे हैं? मतलब कब कहेंगे कि पत्थर ज्यादा चपटा या ज्यादा लंबा है? इसके लिए तकनीकी परिभाषाएं हैं। फ्लेकी या चपटा कण उसे कहते हैं जिसकी सबसे कम मोटाई उसकी औसत मोटाई के मुकाबले काफी कम हो। तकनीकी तौर पर 0.6 गुने से कम। ओके, 0.6 गुना। हाँ। और इलोंगेटेड या लंबा कण वो है जिसकी लंबाई उसकी औसत मोटाई के मुकाबले काफी ज्यादा हो, मतलब 1.8 गुने से ज्यादा। क्या इन्हें भी मापने का कोई तरीका है, जैसे एंगुलैरिटी नंबर था? हाँ, बिल्कुल। इन्हें मापने के लिए फ्लिकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट बताते हैं कि आपके एग्रीगेट के सैंपल में वजन के हिसाब से कितने प्रतिशत कण ज्यादा चपटे या ज्यादा लंबे हैं। अच्छा। इसके लिए खास तरह के गेज, क्या कहते हैं, थिकनेस गेज और लेंथ गेज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कंक्रीट में इन खराब आकार वाले कणों की मात्रा को सीमित रखना चाहते हैं। आमतौर पर कोशिश की जाती है कि फ्लेकी कण कुल एग्रीगेट के 15% से ज्यादा ना हो। हालांकि ये जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। ठीक है। आकार के बाद अगला महत्वपूर्ण गुण है सतह की बनावट यानी टेक्सचर। इसका क्या मतलब है? टेक्सचर का मतलब है कि एग्रीगेट के कण की सतह छूने में कैसी है, स्मूथ यानी चिकनी है या रफ यानी खुरदुरी। जैसे आकार का असर था वैसा ही टेक्सचर का भी है। खुरदरी सतह सीमेंट पेस्ट के साथ बेहतर पकड़, मतलब बॉन्ड बनाती है और कणों के बीच इंटरलॉकिंग भी अच्छी होती है। जी। इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन खुरदरी सतह का मतलब ज्यादा फ्रिक्शन भी है, जिससे वर्केबिलिटी कम हो जाती है। और चिकनी सतह वाले एग्रीगेट्स का क्या? वो बिल्कुल उल्टे होंगे फिर? हाँ, चिकनी सतह वाले एग्रीगेट्स में ठीक इसका उल्टा होता है। सीमेंट के साथ पकड़ थोड़ी कमजोर होती है और इंटरलॉकिंग भी कम होती है, जिससे स्ट्रेंथ कम मिलती है। पर सतह चिकनी होने के कारण फ्रिक्शन कम होता है और लुब्रिकेशन आसान होता है, इसलिए वर्केबिलिटी बेहतर होती है। जैसे नदी की बजरी अक्सर चिकनी सतह वाली होती है। तो अगर हमें सबसे ज्यादा मजबूती चाहिए तो हमें कैसा एग्रीगेट चुनना चाहिए, आकार और टेक्सचर दोनों को मिलाकर? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए नुकीले आकार, एंगुलर शेप और खुरदरी सतह, रफ टेक्सचर वाले एग्रीगेट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा। ये दोनों गुण मिलकर मजबूत इंटरलॉकिंग और सीमेंट के साथ बेहतरीन बॉन्ड देते हैं। चलिए अब अगले गुण पर आते हैं, ग्रेडिंग। ये शब्द काफी सुना है, इसका मतलब क्या है असल में? ग्रेडिंग का मतलब है कि एग्रीगेट के सैंपल में अलग-अलग साइज के कण किस अनुपात में मौजूद हैं। क्या सारे कण लगभग एक ही साइज के हैं या फिर छोटे, मध्यम और बड़े, सभी साइज के कणों का मतलब एक अच्छा मिश्रण है। तो अच्छी ग्रेडिंग क्या हुई, मतलब वेल ग्रेडेड? हाँ, अच्छी ग्रेडिंग उसे कहते हैं जब सैंपल वेल ग्रेडेड हो। इसका मतलब है कि उसमें छोटे से लेकर बड़े तक हर साइज के कण सही मात्रा में मौजूद हैं। सोचिए, जैसे आप एक जार में पहले बड़े पत्थर भरें, फिर उनके बीच की खाली जगह में छोटे कंकड़ और फिर बची हुई जगह में रेत। हाँ। इस तरह जार पूरी तरह भर जाएगा और खाली जगह बहुत कम बचेगी। यही वेल ग्रेडेड एग्रीगेट करता है। बड़े कणों के बीच की खाली जगह यानी वॉइड्स को छोटे कण भर देते हैं, जिससे कुल वॉइड्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है।
और अगर ग्रेडिंग अच्छी ना हो तो, जिसे शायद पुअरली ग्रेडेड कहते हैं, वो कैसा होता है? पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंपल में ज्यादातर कण लगभग एक ही साइज के होते हैं, जैसे अगर जार में से बड़े पत्थर हों या सिर्फ कंचे हों। ऐसे में कणों के बीच काफी खाली जगह बच जाती है, यानी वॉइड्स ज्यादा होते हैं। तो इस ग्रेडिंग का कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी पे क्या असर पड़ता है? यही ग्रेडिंग की सबसे खास बात है। एक वेल ग्रेडेड सैंपल कंक्रीट की दोनों प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को एक साथ बेहतर बनाता है। अरे वाह, ये कैसे? बाकी गुणों में तो एक बढ़ता था तो दूसरा घटता था। हाँ, ये अनोखा है। देखिए, जब वॉइड्स कम होते हैं तो उन खाली जगहों को भरने के लिए कम सीमेंट पेस्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा। इसका मतलब है कि ज्यादा सीमेंट पेस्ट फ्री रहता है कणों को लुब्रिकेट करने के लिए, जिससे वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। साथ ही क्योंकि कण एक दूसरे के साथ ज्यादा कसकर पैक होते हैं और इंटरलॉकिंग बेहतर होती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिलती है। कमाल है। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इस्तेमाल करने से आप मजबूत कंक्रीट भी पाते हैं और उसके साथ काम करना भी आसान होता है, और हाँ, शायद सीमेंट की बचत भी होती है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्या इसे भी मापने का कोई तरीका है? मतलब पता कैसे चले कि वेल ग्रेडेड है या नहीं? हाँ, इसकी ग्रेडिंग को जांचने के लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया जाता है और सॉइल मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ पैरामीटर्स जैसे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC का इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है कि एग्रीगेट वेल ग्रेडेड है या नहीं। अच्छा। पर मुख्य बात याद रखने वाली ये है कि अच्छी ग्रेडिंग स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों के लिए फायदेमंद है। समझ गई। अब आते हैं हमारे आखिरी महत्वपूर्ण गुण पर, साइज। एग्रीगेट के कणों का साइज, यानी वो कितने महीन फाइन हैं या मोटे कोर्स हैं, ये भी कंक्रीट के गुणों पर असर डालता है। आमतौर पर 4.75 mm की छलनी से पास होने वाले कणों को फाइन एग्रीगेट कहते हैं, जैसे रेत। जी। और इससे बड़े कणों को कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, जैसे रोड़ी। इनका अनुपात कंक्रीट मिक्स डिजाइन का एक अहम हिस्सा है। साइज को मापते कैसे हैं? और क्या कोई एक नंबर है जो बता सके कि एग्रीगेट मोटा है या महीन, जैसे एंगुलैरिटी नंबर था? साइज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तो सीव एनालिसिस, मतलब छलनी विश्लेषण से पता चलता है, जिसमें एग्रीगेट को अलग-अलग साइज की छलनियों से छाना जाता है। हाँ। लेकिन एग्रीगेट की मोटाई या बारीकी का एक अंदाजा देने वाला एक बहुत उपयोगी पैरामीटर है, जिसे फाइनेस्ट मॉड्यूलस FM कहते हैं। फाइनेस्ट मॉड्यूलस, ये क्या चीज है और कैसे निकालते हैं? लगता है तो कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, निकालने का तरीका थोड़ा लंबा है, पर कॉन्सेप्ट सीधा है। फाइनेस्ट मॉड्यूलस बेसिकली एक नंबर है जो एग्रीगेट के औसत कण आकार का अंदाजा देता है। जोड़ा जाता है और उस योग को 100 से भाग दे दिया जाता है। ओके। आपको पूरी प्रक्रिया याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये समझें कि ये एक कैलकुलेशन है जिससे एक नंबर मिलता है। और इस नंबर का मतलब क्या होता है? FM ज्यादा होने का या कम होने का? सीधा सा नियम है, FM का मान जितना ज्यादा होगा, एग्रीगेट उतना ही मोटा कोर्सर माना जाएगा। अच्छा। FM जितना कम होगा, एग्रीगेट उतना ही महीन फाइनर होगा। उदाहरण के लिए, आमतौर पर जो रेत हम इस्तेमाल करते हैं फाइन एग्रीगेट, उसका FM 2.2 से 3.2 के बीच होता है। तो इस रेंज में भी फर्क होता होगा? हाँ, 2.2 से 2.6 वाली रेत को फाइन सैंड, 2.6 से 2.9 वाली को मीडियम सैंड और 2.9 से 3.2 वाली को कोर्स सैंड, मतलब मोटी रेत कहते हैं। क्या कोई सीमा है कि कितने FM वाली रेत इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, आमतौर पर 3.2 से ज्यादा FM वाली रेत को कंक्रीट के लिए बहुत मोटा माना जाता है और उसका इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि उससे वर्केबिलिटी और फिनिशिंग में दिक्कत आ सकती है। तो FM हमें बताता है कि रेत ज्यादा बारीक है या ज्यादा मोटी, जिससे हम सही चुनाव कर सकें। इसका असली इस्तेमाल कहाँ होता है? खासकर जब रेत, फाइन एग्रीगेट और रोड़ी, कोर्स एग्रीगेट को मिलाना हो मिक्स डिजाइन में। हाँ, ये बहुत काम आता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। अक्सर हमें खास तरह की ग्रेडिंग या वर्केबिलिटी चाहिए होती है, जिसके लिए हमें रेत और रोड़ी को एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है। जी। मान लीजिए हमारे पास जो रेत है वो थोड़ी ज्यादा बारीक है, मतलब कम FM, और रोड़ी ज्यादा मोटी है, ज्यादा FM। हमें इन दोनों को ऐसे मिलाना है कि मिक्स का ओवरऑल FM हमारी जरूरत के हिसाब से हो। अच्छा, तो कैलकुलेशन होती है। हाँ, फाइनेस्ट मॉड्यूलस के मान का इस्तेमाल करके एक वेटेड एवरेज के सिद्धांत से हम ये गणना कर सकते हैं कि कितनी रेत और कितनी रोड़ी मिलानी चाहिए। जैसे स्रोत में एक उदाहरण दिया गया है, अगर रेत का FM 2.78 है, रोड़ी का 7.82 है और हमें मिक्स का FM 6.14 चाहिए, तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कुल मिक्स में लगभग 33.3% रेत मिलानी होगी।
हाँ, और स्रोत में एक ज़रूरी बात बताई गई थी कि ये प्रतिशत कैसे पूछा गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि फाइन एग्रीगेट कुल मिक्स यानी रेत प्लस रॉडी का कितना प्रतिशत है, जो हमारे उदाहरण में 33.3% था। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के वजन का कितना हिस्सा है। हमारे उदाहरण में अगर 33.3% रेत है तो बाकी 66.7% रोड़ी होगी। हाँ। तो रेत का वजन रोड़ी के वजन का आधा हुआ, मतलब 36.7 इस टू 66.7, या कहें 1.2 के अनुपात में। इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो कुल मिक्स का प्रतिशत पूछ रहा है या कोर्स एग्रीगेट के सापेक्ष अनुपात। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार ये है कि एग्रीगेट्स यानी रोड़ी और बजरी सिर्फ कंक्रीट में जगह भरने वाले या वजन बढ़ाने वाले पदार्थ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आकार कैसा है, उनकी सतह खुरदुरी है या चिकनी, उनमें अलग अलग साइज के कण किस अनुपात में मिले हुए हैं यानी ग्रेडिंग, और उनका औसत साइज क्या है जिसे FM से मापते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर्स हैं। हाँ। ये सीधे तौर पर तय करते हैं कि हमारा कंक्रीट कितना मजबूत बनेगा और उसके साथ काम करना कितना आसान या मुश्किल होगा। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला। इन सभी भौतिक गुणों को समझकर ही हम टिकाऊ और मजबूत कंक्रीट संरचनाएं डिजाइन कर सकते हैं। और जाते जाते एक विचार आपके मन में छोड़ जाता हूं। बताइए। आज हमने मुख्य रूप से एग्रीगेट्स के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एग्रीगेट्स के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, या वो किस तरह की चट्टान से बने हैं, जियोलॉजिकल ओरिजिन भी कंक्रीट की लंबे समय तक चलने वाली ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित करते हो? ये तो सोचने वाली बात है। खासकर तब जब कंक्रीट को कठोर मौसम या रासायनिक हमलों का सामना करना पड़े। क्या सीमेंट के साथ उनकी कोई धीमी रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और सोचा और खोजा जा सकता है।